हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स। दोस्तों, आप सबकी डिमांड पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 19 फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। यानी आज हम एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर करने वाले हैं। तो देखो, मैंने आप लोगों को जब चैप्टर नंबर 18 कराया था तो मैंने उसमें बोला था कि आपको चैप्टर 18 स्ट्रॉन्ग रखने हैं, इसलिए क्योंकि जो चैप्टर 19 है वो चैप्टर 18 के बेस पे ही है। यानी अगर आपने चैप्टर 18 पढ़ा है तो आपका बेस स्ट्रांग है चैप्टर 19 पढ़ने के लिए। तो प्लीज, अगर आपने चैप्टर 19 18 नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार आप पार्ट 1 कम से कम देख लो। वैसे मैंने आप लोगों को चैप्टर 18 कंप्लीट करा दिए थे, सारे क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिकल करा दिए थे। तो एटलीस्ट अगर आप पार्ट 1 देख लोगे एक बार तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं ये सीख जाओगे। अगर आप उसे प्रिपेयर करना आपको आता है तो फिर आप डायरेक्टली चैप्टर 19 पढ़ सकते हो। अब सर बात करते हैं चैप्टर 19 में आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, चैप्टर 19 में आपको करना कुछ नहीं है, जो आपने 18 में फाइनल अकाउंट बनाना सीखा था ना विदाउट एडजस्टमेंट, यानी उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं थे, उसी चीजों को अब हमें क्या करना, विद एडजस्टमेंट के साथ बनाना है। यानी इसमें भी हम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे और बैलेंस शीट ही बनाएंगे, लेकिन इसमें कुछ आपको करेंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। अब बात करें एडजस्टमेंट्स की तो टोटल इस चैप्टर में आपके पास 14 एडजस्टमेंट्स हैं। हम एक एक करके सारे एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे और हर एक एडजस्टमेंट पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी हो जाए। तो दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पुराने हैं तो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जो आज का जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है सर एडजस्टमेंट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यानी क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे एडजस्ट करेंगे इन केस ऑफ फाइनल अकाउंट। यानी फाइनल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। देखो, सबसे पहला सिंपल सा एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक आपको देखना पड़ेगा कि गिवन कहाँ है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, सपोज यहां पे हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ओपनिंग स्टॉक हमारा है सपोज 10,000, परचेज है हमारा 1 लाख रुपीस, और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक लिखा है वो यहां नीचे लिखा है, यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है 20,000। तो इसका क्या क्या एडजस्टमेंट होगा। तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, एडजस्टमेंट उन्हीं चीजों की जाती है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए होते हैं। यानी यहाँ पे आपको लिखा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल एडजस्टमेंट्स, यानी जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दी होती है, ट्रायल बैलेंस से बाहर दी होती है, उन्हीं चीजों का एडजस्टमेंट करना होता है। सर इनका क्या, इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता? नहीं, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम दिया हुआ है इसका मतलब ऑलरेडी उसको लेजर में कंसिडर कर लिया गया है, उसका कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखना, जब, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें उनका एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यानी सिंपल सी बात है, सिर्फ इनकी एक जगह ही एंट्री होगी, सिर्फ इनकी एक ही एंट्री होगी, यानी एक जगह पे ही एंट्री की जाएगी। और जो चीजें आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दी होंगे यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वही आपकी एडजस्टमेंट है। और हमेशा एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, हमेशा एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री होती है। देखो कैसा ही समझा रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, तो आप सबको पता सर, ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। ठीक है सर। परचेज कहां जाएगा, तो परचेज भी सेम वही है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। ठीक है ना। लेकिन सर क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री होगी। देखो, पहला जो होगा ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट में कहां जाएगा ये? एसेट साइड। बताओ इसकी 2 जगह एंट्री की कि नहीं की? सर हमने 2 जगह एंट्री की, एक ट्रेडिंग अकाउंट में किया है और एक बैलेंस शीट में किया है। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स है। तो ऐसी कोई सा भी ऐसा एडजस्टमेंट्स हो, अगर आपने उसकी 2 एंट्री की है तभी आपने सही किया। अगर आपने कहीं भी एक एंट्री करके उसको लीव कर दिया तो आपका वो गलत है, आपने एडजस्टमेंट सही से किया नहीं है। देखो, ये जो दोनों आइटम थे ट्रायल बैलेंस में दिए थे, मैंने सिर्फ उसकी एक ही एंट्री की, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था तो मैंने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाया और बैलेंस शीट में दिखाया, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। अब सर ये एडजस्टमेंट तो हमें पहले से आता, हमने चैप्टर 18 में भी तो ऐसे किया था। ठीक है, ये तो आपको आता होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो सर, अगर सपोज क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तब क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तब क्या होगा। तो ये ऐसे हो सकता है, देखो मैं आपको समझाता हूं कि जब हमारे पास
क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तब क्या होगा। तो देखो, जब भी आपका क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, उस केस में आपके ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होगा और परचेज भी नहीं दिया होगा। इन दोनों की जगह पे एक वर्ड दिया होगा जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। फिर आपका ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा दिया होगा, एडजस्टेड परचेज यहां पे, और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये ले लेते हैं सेम अमाउंट, कितना 20,000, और एडजस्टेड परचेज लेते हैं हम लोग 90,000 रुपीज। तो फिर आपको कुछ ऐसा दिया होगा। अब सर इस केस में क्या होगा, आपने कहा था कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस में दी होती है उसकी सिर्फ एक एंट्री होती है, तो क्या इस केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया तो क्या सिर्फ एक ही एंट्री होगी? हाँ, जब क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिर्फ इसका एक ही एंट्री होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, इसके अलावा ये कहीं भी नहीं जाएगा। सर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, जैसे आप सबको पता है। अब बात ये आती है कि सर एक बात बताओ, देखो इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट तो उसको हम करते हैं ना जो यहाँ पे दिया होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, यानी नीचे तो दिया होता है, यहाँ पे तो कुछ भी दिया ही नहीं है। ये दोनों चीजें यहाँ ट्रायल बैलेंस में दी होती तो मैंने सिंपल उसकी एंट्री कर दी, बैलेंस शीट में भेज दिया और इसको ट्रेडिंग में डेबिट साइड भेज दिया, और यहाँ नीचे दिया होता तो मैंने इसको क्या किया, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में शो कर दिया। अब इस दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दिया है एडजस्टेड परचेज और यहाँ पे दिया है ओपनिंग स्टॉक और परचेज। तो जब भी आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो एडजस्टेड परचेज ही दिया होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखो एडजस्टेड परचेज का एक फॉर्मूला होता है जो आप सबने पढ़ रखा होगा। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सपोज ओपनिंग स्टॉक कितना, इसके हिसाब से देखते हैं 10,000, परचेज कितना था 1 लाख रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 20,000, तो ये कितना आया, तो सर ये आया हमारा 90,000 एडजस्टेड परचेज। जब एडजस्टेड परचेज यहाँ पे दिया है 90,000, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओपनिंग और परचेज दोनों ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर इंक्लूड नहीं है इसलिए अलग से दिया हुआ है। देखो क्लोजिंग स्टॉक माइनस है ना, तो क्लोजिंग देखो ओपनिंग और स्टॉक कितना टोटल 1,10,000, जिसमें से क्लोजिंग माइनस करने के बाद कितना 90,000, यानी एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर इंक्लूड नहीं था एडजस्ट परचेज के अंदर, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। और इस वाले में देखो इन दोनों को ऐड करके इसको 90,000 और माइनस करने के बाद 90,000 वहां पे दिया हुआ है। तो इस दोनों में बस सिंपल सा यही डिफरेंस है। क्लोजिंग स्टॉक अगर यहाँ पे देगा तो हमेशा एडजस्टेड परचेज दिया होगा, और क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर देगा। अब बात आती है कि सर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस क्यों दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्यों नहीं दिया? क्या ऐसा पॉसिबल है ओपनिंग स्टॉक भी दिया हो, परचेज भी दिया हो और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो? नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परचेज में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड ही होता है। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जो आपने मटेरियल इस करंट ईयर में परचेज किया होगा उसमें से ही कुछ रिमेनिंग जो मटेरियल बचे हुए हैं उसी को हमने क्लोजिंग स्टॉक बोला है, या रिमेनिंग जो भी स्टॉक्स है गुड्स बचे हुए हैं वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। यानी परचेज में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे परचेज भी लिखता हूँ और फिर मैं क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देता हूँ तो ये टोटल डेबिट 120 हो जाएगा, जबकि रियल में सिर्फ 1 लाख रुपए का डेबिट था। तो सर फिर यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने माइनस कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने माइनस कर दिया है 20,000 और ये 90,000 लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, यही दो आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक के। या तो आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा ओपनिंग परचेज क्लोजिंग स्टॉक नीचे, या फिर एडजस्टेड परचेज क्लोजिंग स्टॉक ऐसे दिया होगा। दूसरी बात, ठीक है सर आपने अगर ये वाला समझा दिया, ये बताओ तो अगर आपको कुछ ऐसा दिया होगा तो इसको आप कहाँ शो करोगे, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में। और एडजस्टेड परचेज कहाँ जाएगा, तो एडजस्टेड परचेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। सर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक नहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा। परचेज ये भी नहीं जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं जाएगा। इस तीनों के ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक तीनों को एडजस्ट करने के बाद एक ही वर्ड आया है जो एडजस्टेड परचेज है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेड परचेज जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग और परचेज इन तीनों को हम नहीं लिखेंगे। आई होप आपको क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक का कोई सा भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब बात रही सर जनरल एंट्री की,
तो देखो बहुत सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं इस केस में, तो क्लोजिंग स्टॉक किस साइड जाता है ट्रेडिंग में, तो सर ट्रेडिंग में जाता है क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है, डेबिट। बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे मैं बताऊं ये मेरा सपोज ट्रेडिंग अकाउंट है, तो यहाँ पे तो आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक, सेल के नीचे यही आता है ना। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। तो आप सिंपल ये एंट्री बना सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी सिंपली एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। यहां पे हमने किस में एंट्री की थी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और यहां पे हमने एंट्री क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमने ट्रांसफर किया था ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पे हमने ट्रांसफर किया क्लोजिंग स्टॉक को परचेज अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक का हमारा क्या बन गया, जनरल एंट्री बना दिया हमने, और क्लोजिंग स्टॉक की जितने भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं वो सारे हमने क्लियर कर लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स की। अब हम बात करते हैं अपना एडजस्टमेंट नंबर 2, जो कि है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। यानी अगर आपके ऊपर एक्सपेंसेस ड्यू है और अगर आपने उसको पे नहीं किया तो उसकी क्या एडजस्टमेंट हम करेंगे फाइनल अकाउंट में। तो देखो पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसके दो नाम है, पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू फॉर द करंट ईयर, जो बोलना है बोल सकते हो। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये मैंने एक सिंपल सा ट्रायल बैलेंस बनाया है, एक्सट्रैक्ट है ये, मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ मैंने उतना ही लिखा, कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं है। वेजेस यहाँ पे दिया है 20,000 रुपीज, कैरिज इनवर्ड दिया है, सैलरी दिया है और इंश्योरेंस दिया है। नीचे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर द करंट ईयर 1,000, यानी इस साल का जो वेजेस है 1,000 रुपए बकाया है। तो सिंपली देखो अगर कोई सा भी एक्सपेंस मेरा क्या है ड्यू है बट मैंने पे नहीं किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरा वो एक्सपेंस है या नहीं है, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग या पीएनएल में जाएगा, और एक्सपेंस नहीं है तो कहीं नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सपोज आप सबने मेरे से ट्यूशन पढ़ी और आपने मेरे को 1 महीने या पूरे 1 साल की फी नहीं दी, तो क्या आपका एक्सपेंस है या नहीं है, बिल्कुल है सर, हमें अभी नहीं दिया लेकिन बाद में तो हमें देना ही पड़ेगा ना। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी का गुड्स कंज्यूम कर लिया या सर्विसेज आपने उसकी रेंडर कर ली, तो आप उसको पेमेंट करो या ना करो आपका एक्सपेंस है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में वेजेस लिखा है 20,000, इसका मतलब क्या है 20,000 रुपीज पेड हो चुका है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस अभी भी 1,000 रुपए का ड्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस साल का जो एक्सपेंस था टोटल 21,000 था, आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे सर, तो हम जब बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू वेजेस कितना 20,000, और इसमें जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है ये आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, और जो टोटल आएगा ट्रायल बैलेंस में वो 21,000 रुपीज का आएगा। तो हमने इसको क्या किया, हमने पहले इसकी एंट्री क्या की, ऐड टू वेजेस अकाउंट इन ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, सिंपल सी बात है। तो सर आपने कहा था 2 एंट्री की जाती है एडजस्टमेंट की, अभी तो आपने एक ही एंट्री की। तो पहला तो आपका एक्सपेंस है तो आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट या पेनल अकाउंट में दिखा दिया। दूसरा दूसरा सर हमने पेमेंट नहीं किया तो आपके लिए लायबिलिटी भी है, तो फिर ये क्या जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 1,000 रुपीज। तो 2 एंट्री हो गई, एक तो हमने ट्रेडिंग में क्या कर दिया उस एक्सपेंस में प्लस कर दिया, और दूसरा हमने क्या किया इसको लायबिलिटी साइड शो कर दिया। 2 एंट्री होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। दूसरा सर क्या है, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड भी कहा जाता है, तो सर कैरिज इनवर्ड भी हमारा जाता है ट्रेडिंग में। कितना था कैरिज इनवर्ड, तो सर 5,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या, देखते हैं। तो सर नीचे लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड कैरिज इनवर्ड 5,000 एंड 1,000, यानी जो कैरिज इनवर्ड है 1,000 रुपए है और सैलरी कितना है 5,000, तो 1,000 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग कैरिज इनवर्ड भी है। ओके इसको भी प्लस कर दो, ये भी कितना आएगा आपका 6,000 रुपीज, और साथ साथ ये भी लाइबिलिटी है तो इसको भी आपको यहाँ कैरिज इनवर्ड 1,000 रुपीज लिखना पड़ेगा। यानी बहुत सा सिंपल है कि जो भी एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग है उस एक्सपेंस में ये प्लस हो जाएगा, चाहे वो ट्रेडिंग का पार्ट हो या पेनल का पार्ट हो, और साथ ही साथ वो लाइबिलिटी में भी शो होगा। बहुत सिंपल सा है, आपने मुझसे पूरे साल ट्यूशन पढ़ा और आपने मेरे को 10,000 पे मेरी फी नहीं दी,
या सपोज आपने 10,000 दे दी, अभी भी 5,000 रिमेनिंग है, तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना 15,000, जिसमें से आपने 10,000 रुपए दे दिया तो वो चलो ठीक है, तो टोटल एक्सपेंस आप कितना लिखोगे, यहाँ पे 15 लिखोगे, जिसमें से आपने 10 दे दिया था और 5 नहीं दिया। जो नहीं दिया वो आपकी लाइबिलिटी भी है और एक्सपेंस भी है, और जो आपने पेमेंट कर दी वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक्सपेंस है। तो ये जो चीजें लिखी है पेमेंट हो चुकी है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस है देखो। लेकिन जो आपने पेमेंट नहीं किया और लाइबिलिटी में भी गया और एक्सपेंस में भी गया, सिंपल है। ऐसी एज इट इज ये सैलरी कितना 50,000, तो सैलरी किसका पार्ट है, तो सैलरी सर पार्ट है पीनल का, तो यहाँ पे सैलरी जाएगा 50,000, 50,000 रुपए। अगर इसमें से कोई आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब कितना, कि अभी तक हमने 5,000 रुपए इस साल की सैलरी नहीं दी, देनी तो पड़ेगी ना, एक्सपेंस तो है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 55,000। और दूसरी एंट्री कहाँ होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसमें, लाइबिलिटी में, कितना 5,000, बहुत सिंपल है। एक और है यहाँ पे इंश्योरेंस, कितना 20,000, इसका कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होगा, और सिर्फ कहाँ पे होगा, टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कितना 20,000। तो देखो जिन चीजों की एडजस्टमेंट नहीं दे रखी थी, जिन आइटम का एडजस्टमेंट नहीं दिया था, उनका सिर्फ मैंने एक ही एंट्री किया, वेजेस, कैरीज इनवर्ड, सैलरी, सब एक ही एंट्री की है, जो जहां गया चला गया। बाकी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे उसमें मैंने प्लस कर दिए हैं और लायबिलिटी साइड शो कर दिए हैं। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या एडजस्टमेंट्स होती है, तो सिंपल, जिसका पार्ट है उसमें ऐड कर दो और साथ ही साथ लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में शो कर दो, बस, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज कि सर अगर यही दोनों आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होता, तो अगर भाई साहब ट्रायल बैलेंस में दिया होता, इसका मतलब ये है कि एडजस्टमेंट नहीं है, ऑलरेडी इनकी एडजस्टमेंट हो चुका है, तब हम क्या करते, तब भी सेम यही करते, नहीं। अगर आपको ये सेम चीज ट्रायल बैलेंस में दी होती, सपोज मैं यहाँ पे देखो लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये सब दिया हुआ है और यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो किस साइड लिखा होगा, क्रेडिट साइड, ऐसा लिखा होगा। यहाँ लिखा था आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 1,000, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो अब क्या करेंगे, तो अब सिंपल सी बात है, इन सब की सिर्फ एक एक ही एंट्री होगी। कैसे, देखो वेजेस और कैरीज इनवर्ड ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये दोनों जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। कितना जाएगा सर अमाउंट, अमाउंट सिर्फ 20,000 और 5,000, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन सर आउटस्टैंडिंग वेजेस तो प्लस नहीं करेंगे कि नहीं, अब प्लस नहीं करेंगे, ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, ये इसका लेजर बन चुका है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, अपना चला जाएगा ट्रेडिंग में। ये दोनों कहाँ जाएंगे, तो सर सैलरी और इंश्योरेंस ये जाएंगे पीएनएल में अकाउंट में डेबिट साइड, ये जाएंगे पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, बस, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस ये दोनों लायबिलिटी को शो करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये जाएंगे आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यानी अगर मैं बनाना चाहूं तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग अकाउंट लिखूंगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखूंगा, टू वेजेस ओपनिंग स्टॉक अगर अभी होगा उसके अंदर, तो आप लिखना है आपको टू वेजेस टू कैरीज इनवर्ड। वेजेस कितना मेरा 20,000 रुपीज, कैरेज इनवर्ड है मेरा कितना 5,000 रुपीज, बस सिंपल हो गया। उसके बाद मैं लिखूंगा पीएनएल, पीएनएल में लिखूंगा टू सैलरी और टू इंश्योरेंस। सैलरी मेरा कितना है 50,000, 50,000 रुपए, और इंश्योरेंस में कितना 20,000, बस, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। और फिर मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 रुपीज और आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज, शायद यही है, ठीक है, बस हो गया सिंपल। देखो मैंने इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ था। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है उनका एडजस्टमेंट नहीं करना, उनको सिंपली किसी एक जगह ही एंट्री करनी है, ध्यान से कर देना। जो चीजें नीचे दी होगी उसका 2 एंट्री होना पक्का है, ऐसा हो नहीं सकता कि जो नीचे दिया हुआ सिर्फ उसका एक ही एंट्री हो, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पे चल रहा है ना। तो जो नीचे दिया हुआ उसको एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट का मतलब पहले उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो नहीं हुई है तो 2 जगह इफेक्ट करेगा, 2 जगह आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी, तभी वो सही होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 है एडवांस एक्सपेंस, अनएक्सपायर एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस। देखो तीनों का मतलब सेम होता है, एडवांस एक्सपेंस, अनएक्सपायर एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस का सिंपली मतलब ये होता है कि आपने जो आपके जो खर्चे हैं आपने उन्हें एडवांस में यानी पहली पेमेंट कर दिया या एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। तो देखो एक एग्जांपल छोटा सा मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बनाया जिसमें लिखा इंश्योरेंस, रेंट, वेजेस, ये। अब देखो नीचे मैंने 3 एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं, एडवांस इंश्योरेंस फॉर 3,000, यानी जो इसमें 3,000 रुपए का है वो एडवांस है,
या फिर हो सकता है कभी कभार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये 3000 अमाउंट नहीं दिया होता, यहाँ पे लिखा होता है एडवांस इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ। तो अगर ऐसा मंथ में दिया हो तो आपको कैसे निकालना, सिंपल है, देखो इंश्योरेंस कितना है 15,000, 15,000 रुपए है, और बोला गया है 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा एडवांस है, टोटल 12 महीने का पेमेंट होना चाहिए था। अब पेमेंट कितना हो गया 15 मंथ का, तो अगर मैं 15 से इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा 1000, उसको 3 से इंटू करूंगा कितना आएगा 3000, यानी जो एडवांस अमाउंट है वो कितना होगा 3000। तो मैंने यहाँ पे 3000 में लिख रखा है और ऐसे भी लिख रखा है, जैसे भी आपको समझ में आए कर सकते हो। ठीक है सर। दूसरा बोला रेंट पेड 1.5 ईयर्स, आपने जो रेंट पे किया वो भी 1.5 साल के लिए पे कर दिया एडवांस में, यानी टोटल रेंट कितना है, तो सर टोटल रेंट है 18,000, हमने पे कितना कर दिया 1.5 ईयर्स के लिए, यानी 18 मंथ के लिए। तो 1 ईयर के लिए 1 मंथ के लिए कितना आएगा 1000, तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 6000, यानी मुझे ये समझ में आया कि जो हमारा एडवांस रेंट है वो कितना है 6000, यानी 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। वेजेस इंक्लूड 10,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, और वेजेस में भी 10,000 रुपीज अगले साल के लिए इंक्लूड, यानी नेक्स्ट ईयर का, यानी एडवांस 10,000 रुपए वेजेस के अंदर भी इंक्लूड है। अब बात आती है कि सर इनका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, सॉरी जैसे आपने आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट किया था, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस का आपने ट्रीटमेंट क्या किया था कि सर हमारी एक्सपेंस भी है और लाइबिलिटी भी है, तो ऐसी जो उसका रिवर्स है, आपने जो प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया है, सपोज आप में से ट्यूशन ले रहे हो और आपने मुझे एडवांस में फी डिपॉजिट कर दी, मुझे एडवांस में फी दिया, तो क्या आपका पैसा वो एक्सपेंस है, सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने सर्विसेज नहीं दी है, अभी तक हमने उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला हुआ है, यानी कोई एक्सपेंस आप पहले दे देते हो और उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला तो आपके लिए एडवांस है, तो वो एडवांस एक्सपेंस आपके लिए क्या बन जाएगा एसेट बन जाएगा, क्योंकि उसकी बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। एसेट का डेफिनेशन क्या था कि ऐसा कुछ भी जो आपका फ्यूचर में बेनिफिट दे, आपने किसी को 1 लाख रुपए दे दिया और उससे अपनी सामान नहीं लिया या सर्विस नहीं ली, तो उसका बेनिफिट अब तक नहीं लिया ना, तो बाद में उससे बेनिफिट लेंगे, तो यानी उस आपके लिए क्या बन जाएगा एसेट बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस होता है ये क्या हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है हमारे लिए एसेट होता है। तो ये हमारा सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट में एसेट साइड इसकी एंट्री की जाएगी जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस होंगे। दूसरी, सर और क्योंकि आपने कहा था 2 एंट्री होगा, आपने सिर्फ एक ही एंट्री बताया, दूसरा एंट्री क्या होगा, उस एक्सपेंस से उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी माइनस कर दिया जाएगा, यानी डिडक्ट फ्रॉम दैट एक्सपेंस, यानी जहां का भी एक्सपेंस होगा उसमें से उसको कम कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंश्योरेंस हमने कितना दिया 15,000, जिसमें से 3,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी इस साल का एक्सपेंस कितना है सर 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके बेसिस बनता है, एक्रूअल बेसिस पे, करंट ईयर बेसिस पे या कैश बेसिस पे, सर एक्रूअल और करंट ईयर के बेसिस बनता है, यानी आप हमारा जो करंट ईयर का एक्सपेंस है वो कितना है 15,000 या 12,000, सर हमने दिया तो 15,000 है लेकिन एक्सपेंस सिर्फ 12,000 था, 3,000 रुपए एडवांस में दिया, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो आपने एडवांस में दिया वो क्या करोगे आप माइनस करोगे, यहां आप लिखोगे पिनल में टू इंश्योरेंस कितना 15,000, फिर लिखोगे एडवांस इंश्योरेंस फॉर नेक्स्ट ईयर या एडवांस इंश्योरेंस कुछ भी लिख लो कितना 3,000, और इसको माइनस करने के बाद आंसर कितना आएगा, पेनल में डेबिट साइड 12,000, यानी जो भी आपके एडवांस एक्सपेंस है माइनस हो जाएंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस हो जाएंगे। एडवांस एक्सपेंस एसेट है आपके लिए और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए लायबिलिटी है, बहुत सिंपल सा है। तो सर हमने क्या कर लिया, इंश्योरेंस कर लिया, रेंट का है, रेंट का भी सेम एज इट इज ऐसी करेंगे, टू रेंट कितना हमारे पास 18,000, इसमें से हमारा एडवांस कितना है, तो सर एडवांस है 6,000, इसको माइनस करो, यहाँ पे कितना आएगा 12,000 रुपीज आएगा। उसके बाद हमारा क्या है सर वेजेस, तो वेजेस किस में जाता है, तो सर वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, मैं ऐसे एक्सपेंस ले रहा हूँ जो ट्रेडिंग और पेल में दोनों आते हैं ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वेजेस कितना है 50,000, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे टू वेजेस कितना 50,000, इसमें से आप माइनस कर दो जो आपका एडवांस है, एडवांस कितना है हमारा 10,000 रुपीज, तो यहाँ पे वेजेस कितना आएगा 40,000। अब ये सारी चीजें तो हमने कर दी माइनस, अब कहाँ जाएगा, तो अब ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, मैंने आपको अभी समझाया था कि हमारे लिए जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो क्या होता है एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में बिना किसी भेदभाव के वेजेस लिखा जाएगा 10,000 एसेट साइड, या प्रीपेड वेजेस या एडवांस वेजेस जो आपको लिखना लिख लो, प्रीपेड वर्ड ज्यादा बेटर लगता है इसको प्रीपेड लिख लेते हैं, प्रीपेड वेजेस कितना है 10,000, और क्या था प्रीपेड
इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था हमारा 3000 रुपीज। एडवांस रेंट या प्रीपेड रेंट ये हमारा कितना था, प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट कितना था 6000। ये सारी चीजें हमने बैलेंस शीट में नोट डाउन कर ली। बस यही है आपका प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड इन एडवांस, जो कहना कह सकते हो। अब दूसरी बात सर, ये सारे इंफॉर्मेशन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होता तो एज इट इज जैसे आप बता रहे थे, तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो सेम क्या होता है, ये जो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एसेट में ही जाती, यहां से माइनस नहीं होता। समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, ये पूरी सेम टू सेम अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, यहां पे सपोज लिखा होता इंश्योरेंस या एडवांस इंश्योरेंस, एडवांस इंश्योरेंस कितना था, एडवांस इंश्योरेंस कितना था यहाँ पे 3000। तो अगर 3000 यहाँ पे ऐसा लिखा होता तो इसका मतलब ये है कि जो करंट ईयर का इंश्योरेंस है वो 15000 है, जो एडवांस है उसको हमने एडजस्ट कर लिया यानी माइनस करके ही लिखा हुआ है, तो ये जो 3000 है सिर्फ एसेट में जाता बस, और ये जो 15000 है ये पेनल में डेबिट चला जाता, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होती। अगर यहाँ पे वेजेस भी इसी के अंदर लिखा होता तो वेजेस सिर्फ 50000 यहाँ पे और जो एडवांस वाला यहाँ पे, माइनस हम नहीं करते क्योंकि हमें एडजस्टमेंट नहीं करना, एडजस्टमेंट पहले हो चुका है। तो जो चीजें ट्रायल बैलेंस में दी होगी उसका एडजस्टमेंट पहले हो चुका है, इसका मतलब सिंपल सा यही है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। हमने सिर्फ 3 एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट से स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं, तो 3 एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक वाला, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर ये समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते तो मोटिवेशन टूट जाता है। थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।